उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन रिजर्वेशन नौकरियों में प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 1997 में उसको प्रतिबंधित कर दिया और उसके खिलाफ 1998 में एक बहुत बड़ा वोट क्लब पर आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में हमने अपने आप को सहभागिता जाहिर करी। उसका असर ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो वो एक बिल लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, अगर वैकेंसी बेस रोस्टर है तो इसको पोस्ट बेस रोस्टर में 200 पॉइंट के रोस्टर में इसको लागू किया जाएगा। यानी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उन सैंक्शन पोस्टों में जितने लोग अपनी मेरिट पर आएंगे उन लोगों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में काउंट नहीं किया जाएगा, और जो लोग नीचे से उठा करके आरक्षण का जिनको लाभ दिया जाएगा उन लोगों को आरक्षण में SC ST काउंट किया जाएगा। अब ये ऑर्डर लागू कब हुआ? 10 अगस्त 2010 को। ये रहा साहब ऑर्डर, 10 अगस्त 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं सारे ऑर्डर लाया हूं। इसको 2010 में जब लागू हो गया तो हमारी तथाकथित बहन जी, आदरणीय बहन जी, बहुजनों की नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थी, 4थी बार मुख्यमंत्री बनी थी। उनके राज्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया और 50,000 कर्मचारियों को प्रमोशन से रिवर्ट कर दिया गया। जो SHO थे उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया और जो एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनको असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया। 50,000 कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया। और जितने लोग अब इस आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं तब वो कहां सूंघ गए थे भाई? क्या अफीम सूंघ ली थी उन्होंने उस समय पर जब यूपी के अंदर आरक्षण में प्रमोशन जब रोक लगा दी गई थी 2011 के अंदर? तब ये दलित नेता कहां थी? तब तो सरकार में थे। बहन जी अगर चाहती तो 224 के पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थी। उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपने विधानसभा में बिल लेकर नहीं आई और इन्होंने स्टेट के अंदर आर्टिकल 9 के अंदर नहीं डाला। आज वही बिल जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के ऑर्डर की वजह से 19 राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रतिबंधित किया गया। कितने राज्यों में साथियों? 19 राज्यों में दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वही लड़ाई न पार्लियामेंट में लड़ी गई, न विधानसभा में लड़ी गई, न सड़क पर लड़ी गई, और केवल कोर्ट में लड़ी गई, जो सरकार के द्वारा जीत करके 2022 में 12 अप्रैल 2022 में उसको रिलीव किया गया। इस ऑर्डर में 2022 के ऑर्डर में रिलीव किया गया। ये साथियों अब आप देखिए इस ऑर्डर के अंदर एक चीज लिखी है। इस ऑर्डर में क्या लिखा है? पैरा नंबर 2 के पैरा में लिखा है, इन द जजमेंट डेटेड 28/1/2023 द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट sends out the conditions that are the satisfied by the government for supreme purpose of the implementing the policy of the reservation in promotion. These conditions are, पहले कॉलम में लिखा क्या है? पहले कॉलम में लिखा है कंडीशन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा, कलेक्शन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा regarding the inadequacy of the representation of the scheduled caste and scheduled tribe। यानी 2022 में 28 जनवरी को कहा गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का क्वांटिफाइंग डेटा होना चाहिए कि इन लोगों की कितनी कमी रह गई है, इनको पूरा करा जाए। आज वही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने मिलकर के, पंजाब के, हरियाणा के, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने, इस दलित समाज के नेताओं ने, अतिवंचित समाज के नेताओं ने मिलकर के जब लड़ाई जीती और 1 अगस्त का ऑर्डर आया तो इसी 1 अगस्त के ऑर्डर में कहा गया है, एक जज ने कहा है
कि इनका जितना भी डिप्राइव क्लास का क्वांटिफाइंग डेटा है उसको कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद डिप्राइव क्लास के लोगों के लिए भर्ती करो, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। ये उस डेटा से डर रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी बंद नहीं होंगी, हमारा रिजर्वेशन बंद नहीं होगा, रिजर्वेशन अब आपका बंद होगा। क्यों? क्योंकि आप तो टीना डोबी बन गए, मेरिट में आ गए। जब भाई आप मेरिट में आ गए हो, पढ़े लिखे हो, तो आप तो जनरल कैटेगरी में आ गए ना। आरक्षण तो उन लोगों के लिए दिया गया था जो लोग दबे थे, कुचले थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, उनको रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए उनको दिया गया था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि अब तक मैंने जितने डेटा बात की है, अब मैं इसका डेटा बताता हूं, क्वांटिफाइंग डेटा मैंने जो रिसर्च किया है। मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा के यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग बाइट दे रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, और मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से उन भाइयों को पहुंचनी चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। पहला, हरियाणा में कितने जिले हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा में 73,391 पुलिसकर्मी हैं, 470 पीपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं, 1008 इंस्पेक्टर हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर 6,182 हैं, हेड कांस्टेबल 12,778 हैं और कांस्टेबल 49,195 हैं। आप बताओ, 15% के हिसाब से 11,008 बैठते हैं। आप बताइए, हरियाणा में 11,000 शेड्यूल कास्ट की पोस्टों में से क्या 1100 इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या एसएचओ है क्या? आप लोग हाथ उठा के बताइए, क्या है? क्या बताइए। ये हमारा विरोध करने उतरे हैं। अब आपको मैं यूपी ले चलता हूं। ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया है। अरे भाई, क्या सिपाहियों का आरक्षण खत्म हो गया है? क्या सरकारी स्कूलों का आरक्षण खत्म हो गया है? मैं उसका डेटा देता हूं। यूपी पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस का उदाहरण देता हूं। दिल्ली पुलिस में 83,000 पुलिस कर्मचारी है। 83,000 पुलिस कर्मचारी में 15% आरक्षण के हिसाब से 12,500 समथिंग करके बैठते हैं। 12,500 में से हमारा वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, धानुक समाज, खटीक समाज, 1200 इंस्पेक्टर, 1200 हेड कांस्टेबल नहीं है, जबकि ये 12,000 है। आप बताइए, कितना बड़ा दर्दनाक डेटा है ये कह रहे हैं कि ये लोग हैं ही नहीं, नॉन सूटेबल कैंडिडेट हो जाएगा, एनएफएस लागू हो जाएगा, वैकेंसियां खाली रह जाएंगी। अब आते हैं यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में कितने हैं? 3,30,000। कितने? 3,30,000 पुलिसकर्मी हैं। 3,30,000 में से 49,500 लोग पुलिसकर्मी हैं। 49,500 लोग कितने हैं? पुलिसकर्मी रिजर्वेशन से हैं। 49,500 में से वाल्मीकि समाज के 5,000 नहीं है, खटीक नहीं है, धोबी नहीं है, धानुक नहीं है। हमारा डेटा तो चीख चीख कर कह रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कब कंप्लीट करोगे भाई? अब यूपी के अंदर जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शिक्षा सेवा के स्कूल, बिरजू पहलवान जी आए हैं, उनका स्वागत है, उनकी टीम का स्वागत है, मंच पर आ जाएं। अब यूपी में 3 लाख स्कूल हैं। 3 लाख स्कूलों में अगर 3 के हिसाब से भी रिजर्वेशन लागू किया जाता है तो 3 हिसाब से 9 लाख टीचर। 9 लाख टीचर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 लाख टीचर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के हैं, और ये 15% का हिसाब है, और यूपी में 21% रिजर्वेशन है। अगर हमारे 3,000 भी होते, 30,000 भी होते, तो हमें तसल्ली होती कि हमारा बंटवारा गलत हुआ है। अब ये कहते हैं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं। भाई, अरे यूपी विश्वविद्यालय में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 30 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, 7,372 डिग्री कॉलेज है। इतना बड़ा डेटा के अंदर हमारे 50 लोग प्रोफेसर नहीं है। बताइए। अब ये कहते हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख कर नहीं आते। मैं एक खुला चैलेंज कर रहा हूं, हमारे एक नौजवान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वाल्मीकि हरियाणा से,
वो प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आए और उनका इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। आप लोग सुन लीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं 5 बार से फेल हो रहा हूँ, 10 साल मेरी पीएचडी को हो गए, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, आप मेरा कुछ करिए। तो मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। लोगों ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी सिफारशियों ने कहा कि मेरिट के आधार पर होगा। हमने कहा भाई मेरिट के आधार पर होगा तो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन नहीं हुआ। वो जो लड़की पीएचडी कर रही थी वो लास्ट में 14 लोगों के अंदर सबसे नीचे थी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रथम नंबर पे थे, उनको फेल कर दिया गया और किम्मी नाम की लड़की को जो एक विशेष जाति से थी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया गया। ये पक्षपात हमारे वाल्मीकि समाज के साथ होती है। क्या पार्शलिटी है? नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मैं 1990 का एमएससी हूं। 5 नौकरियों में जब मैं आया तो 5 नौकरियों में सबसे नीचे आया। इनकी मजबूरी बन गई कि मुझे देने के लिए मजबूरी बन गई। मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूं कि ये कहते हैं कि भैया आरक्षण से तो नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर नौकरियां खत्म हो गई हैं तो क्या पुलिस की नौकरी भी खत्म हो गई? क्या मास्टरों की नौकरी खत्म हो गई? क्या जितने पेट्रोल पंप भारत में हैं, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पता है कितने हैं? 58,000 पेट्रोल पंप हैं और 71,000 इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं। उनमें भी 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। बताओ इस धानुक समाज में से, वाल्मीकि समाज में से कितने हजार लोगों के पेट्रोल पंप हैं? बताओ, बताइए कितने हैं? बताइए यूपी में कितने हैं? बताइए दिल्ली में कितने हैं? बताइए राजस्थान में कितने हैं? अरे कहीं कोई मिल गया तो इकिला दुकला मिल गया। जिसने बेचारे राजनीतिक में ढो करके ये काम किया होगा वो पेट्रोल पंप तक पहुंचा। अब आपको मैं डेटा देता हूं कि जो बजट हमारा एलोकेट होता है, बजट देश का 50 लाख करोड़ रुपए का होता है और उसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट के लोगों को व्यापार करने के लिए दिया जाता है। व्यापार करने के लिए 50 लाख करोड़ में से भारत सरकार में सोशल जस्टिस मंत्रालय को 55,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। उस 55,000 करोड़ में से 5500 करोड़ रुपया इस बीएससी समाज को नहीं मिल पाता। कितना दर्दनाक डेटा है, बताइए आप लोग। सेम तो कह दो भाई, क्या ये डेटा है? क्या इतने दिल्ली के अंदर 1 लाख कर्मचारी कच्चों में काम कर रहे हैं? क्या बहुजन नेता ने एक बार भी आकर के अपने जाटव भाइयों को ला करके सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया है? किया है क्या? अरे यूपी में किया है क्या? 10,000 पे बेचारे मर रहे हैं। बताइए, हमको कहा जाता हम पढ़ते नहीं हैं। अरे भाई हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपके मास्टर भी आपके हैं, प्रिंसिपल भी आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी आपके हैं, सीडीओ भी आपके हैं, डीएम भी आपके हैं। अरे हमारे लोग तो बीएड करके चुपके से निकलते भी हैं तो उनको मास्टर बनने में रोड़ा आप लोग अटकाते हैं। ये वो आरक्षण वर्गीकरण है कि जिस प्रकार से बस में लिखा जाता है, बस में लिखा जाता है कि यह सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और जब कोई महिला आती है तो बड़े से बड़े दबंग को उठा करके कहती है, क्या कहती है? एक्सक्यूज मी सर, दिस सीट इज लेडी सीट, कैन यू स्टैंड अप प्लीज? तो 4 लोग और कहते थे, ओ भैया ओए खड़ा हो ले, लेडीज आ रखी है। हरियाणा में है तो खड़े, अरे खड़ा हो जा। और यूपी में है तो कहा जाता अरे तो दिखाई ना दे रहा रे, है या नहीं है? तो भाई ये वो वर्गीकरण है कि निश्चित कर दिया गया है कि आपको सीट देनी ही पड़ेगी। अरे आप 30% है, ये डीएससी समाज तो 70% है। 15% में सीटों में से 100 सीटों में से ये कहते हैं आरक्षण में 200 पॉइंट के अंदर रोस्टर कैसे लागू करोगे? आई विल योर वेलकम फॉर डिस्कशन। मैं आपका स्वागत करूंगा, आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ बहस करिए। एज यू विश, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी प्लेस। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं, आइए मेरे साथ, आओ मैं आपको बताता हूं रोस्टर कैसे बनता है, आओ मैं आपको बताता हूं वैकेंसियां कैसे क्रिएट होती है। आइए ना,
अरे मेरे गरीब नौजवान लोगों से पूछा जाता है, बताओ 200% रोस्टर कैसे लागू होगा? आओ ना, मैं नौकरी करता हूँ। अरे इस भारत के अंदर 50 मंत्रालय हैं, 50 मंत्रालयों में आपने SC/ST एसोसिएशन में एक भी वाल्मीकि को नहीं टिकने दिया। सब जगह आपका कब्जा है। और जो बन भी जाता है उसको टिकने नहीं देते। एयरपोर्ट अथॉरिटी में तथाकथित नेता देवी सिंह राणा को जीने नहीं दे रहे हैं। 148 एयरपोर्ट का इकलौता वाल्मीकि है, इकलौता वाल्मीकि। मैं 25 साल से अपने विभाग का जनरल सेक्रेटरी हूं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का। मेरे विभाग में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे कर्मचारियों के साथ, मेरे अधिकारियों के साथ कोई एक एट्रोसिटी करके दिखा दे। एक भी 25 साल से मैंने दलित एकता को बना के रखा है। इसको कहते हैं दलितों की एकता कायम रखना। अरे आप अगर दलित नेता थी तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या आपने विधानसभा में टिकट दी? नहीं दी ना। आपने कभी लोकसभा में टिकट दी क्या? अरे इसी चंद्रशेखर रावण जी को तमाम नौजवानों ने ये बलि सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बलि सेना बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि इन्हीं लड़कों ने चंद्रशेखर रावण को सर पे बिठा के रखा था। और जब ये बढ़ गया तो उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि समाज के नौजवानों को काटना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू कर दिया। और आज वो लोकसभा में पहुंचे तो वाल्मीकि की बदौलत पहुंचे। और वहां पहुंच करके कहते हैं, क्या कहते हैं? चमार रेजिमेंट बननी चाहिए। क्या भाई, चमार रेजिमेंट क्यों बने? अरे दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? बताइए आप लोग। अरे आप लोग कहते हो बाबा साहब के पुजारी। अरे पहली बार जब बाबा साहब लोकसभा लड़े थे तो पूरे इतिहास को पता है कौन उनके सामने खड़ा होकर के बाबा साहब को हराया था। पता है ना? हमारे परम पूजनीय माननीय दीना भाना जी ने मान्यवर काशीराम जी को डॉक्टर अंबेडकर साहब की मिशन को सिखाया। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सिखाया और काशीराम को आगे बढ़ाया। काशीराम जी ने दीना भाना को भुला दिया। 2 जून 1994 में बहन जी को जब कत्ल करने की कोशिश की गई तो वहां भी वाल्मीकि समाज के रामविलास वाल्मीकि, कानपुर के वाल्मीकि ने बहन जी को उठा करके शीशा तोड़ करके गेस्ट हाउस कांड में उनकी जान बचाई। ये वाल्मीकि शेर था। भाजपा की सरकार से सहमति से मंत्री बने वो, जब पता चली कि ये वाल्मीकि है 3 महीने के अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। कहां दलित एकता है भाई? अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, दलित एकता के नाम पर कितना मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन जब आया तो उसमें क्रीमी लेयर लागू किया गया। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए, अब वो 12 लाख रुपए करने जा रहे हैं। किसी भी ओबीसी के नेता ने, किसी भी पिछड़ी जाति के नेता ने मंडल कमीशन के अंदर क्रीमी लेयर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी जाति मजबूत हो, उनका कमजोर वर्ग मजबूत हो। अब बताओ, किसी ने करा क्या?